जब भी हम प्राचीन भारत के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला नाम आता है सिंधु घाटी सभ्यता का। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब हम जानते हैं, लेकिन कहानी असल में इससे भी पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो राजस्थान की सूखी जमीन के नीचे दफन है। तो सवाल ये उठता है कि इन बड़े बड़े महान सिंधु घाटी शहरों के बसने से भी पहले यहाँ कौन रहता था? मतलब जब ये शानदार शहर थे ही नहीं, तब इस जमीन पर कौन सी संस्कृति सांस ले रही थी? और इस सवाल का जवाब वो हमें मिलता है आज के राजस्थान के सीकर जिले में, कांतली नदी के पास। यहाँ मिली थी गणेश्वर संस्कृति, एक ऐसी सभ्यता जो शायद सिंधु घाटी की शोहरत के पीछे कहीं छिप गई, लेकिन असल में उसी की एक बहुत जरूरी नींव थी। पुरातत्वविदों ने इसे एक बहुत बड़ा नाम दिया है, सभी ताम्र सभ्यताओं की जननी, मतलब द मदर ऑफ ऑल कॉपर सिविलाइजेशंस। सोचिए कितना बड़ा टाइटल है ये। पर ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि यही वो जगह थी जहां से पूरे इलाके में तांबे के औजार और उसकी टेक्नोलॉजी फैली। ये एक सोर्स थी, एक शुरुआत। अगर हम टाइमलाइन पर देखें तो बात और भी साफ हो जाती है। गणेश्वर संस्कृति फल फूल रही थी करीब 2800 ईसा पूर्व में, और कालीबंगा जैसा बड़ा हड़प्पा शहर वो तो उसके सदियों बाद करीब 2350 ईसा पूर्व में आया। मतलब साफ है कि गणेश्वर वाले इन बड़े शहरों के पूर्वज थे। तो सवाल ये है कि इन शुरुआती लोगों का जीवन था कैसा, उनकी दुनिया कैसी दिखती थी? देखिए, ये कहानी है दो चीजों की, पत्थर और तांबा। इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, गणेश्वर संस्कृति आने वाली हड़प्पा सभ्यता के लिए दादा दादी जैसी थी। हाँ, मतलब टेक्नोलॉजी में शायद वो उतने आगे नहीं थे, उतने एडवांस नहीं थे, लेकिन वो जरूरी थे, बहुत जरूरी। उनके बिना आगे का विकास शायद मुमकिन ही नहीं होता। और ये सादगी उनकी बनाई चीजों में साफ दिखती है। जैसे यहाँ जो घर मिले वो पूरे तरह पत्थर के बने थे, ईंटों का इस्तेमाल नहीं हुआ था। और उनके औजार वो थे शुद्ध तांबे के, प्योर कॉपर। मतलब उन्होंने अभी तक तांबे में टिन मिलाकर कांसा यानी ब्रॉन्ज बनाना नहीं सीखा था। यहाँ से हमें कुछ बड़ी खास चीजें मिली है, जैसे ये डबल स्पाइरल वाली कॉपर पिन, तांबे के तीर और मछली पकड़ने के हुक। अब देखिए, एक छोटा सा मामूली सा दिखने वाला मछली पकड़ने का कांटा, ये भी कितनी बड़ी कहानी बता जाता है। इससे पता चलता है कि गणेश्वर के लोग सिर्फ खेती बाड़ी नहीं करते थे, नहीं, वो माहिर शिकारी और मछुआरे भी थे। और ये भी कि उनके खाने में मांसाहार भी शामिल था। तो चलिए अब गणेश्वर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टाइम में भी और जगह में भी, और पहुंचते हैं कालीबंगा। कालीबंगा नाम का मतलब है काली चूड़ियां, और ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक बड़ी प्रांतीय राजधानी थी। इतिहासकार दशरथ शर्मा तो इसे इतना जरूरी मानते थे कि उन्होंने इसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद एम्पायर की तीसरी राजधानी तक कह दिया। सोचिए, 1951 में जब अमलानंद घोष ने इसे खोजा तो जो सामने आया उसने इतिहासकारों को एकदम चौंका दिया। ये कोई मामूली बस्ती नहीं थी, बल्कि एक बेहद सोची समझी प्लानिंग वाला एक एडवांस शहर था जो हजारों सालों से रेगिस्तान की रेत के नीचे दबा पड़ा था। और कालीबंगा को कई मामलों में पहला क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी चीजें मिली जो उस जमाने में दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिली थीं। वाकई में ये एक सिटी ऑफ फर्ट्स था। जरा सुनिए, दुनिया का सबसे पहला जोता हुआ खेत यहीं मिला। आज से लगभग 4500 साल पहले आए भूकंप का सबसे पुराना सबूत वो भी यहीं मिला। इतना ही नहीं, लकड़ी की बनी ड्रेनेज सिस्टम और एक बच्चे की खोपड़ी पर की गई सर्जरी के निशान। मतलब उस जमाने में मेडिकल साइंस की समझ देखिए। और फिर ये 7 एक लाइन में बनी 7 अग्नि वेदिकाएं यानी फायर ऑल्टर्स। ये क्या बताता है? ये बताता है कि शहर में बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से धार्मिक रस्में होती थी। ये किसी समाज के लिए एक साथ मिलकर काम करने और एक जैसी सोच रखने का एक जबरदस्त सबूत है। लेकिन यहीं पर कालीबंगा की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है, एक विरोधाभास। देखिए, एक तरफ तो ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें, सर्जरी और फायर ऑल्टर्स जैसी एडवांस चीजें हैं, और दूसरी तरफ घर बने हैं कच्ची मिट्टी की ईंटों से, बिल्कुल सादे। इसी वजह से कुछ लोगों ने इसे दीनहीन बस्ती या गरीबों की बस्ती भी कहा। तो सवाल यह है कि क्या ये लोग दिखावे से ज्यादा ज्ञान और रस्मों को अहमियत देते थे? एक ऐसा शहर जिसकी सोच तो बहुत अमीर थी, पर घर बनाने का सामान गरीब। इन सब खोजों और विरोधाभासों के बीच
एक ऐसा राज है जो आज तक नहीं सुलझ पाया। और ये सिर्फ कालीबंगा का नहीं, बल्कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है। उनकी लिखने की कला, उनकी लिपि। यहाँ से जो सील्स यानी मुहरें मिली हैं, उन पर कुछ लिखा है, एक ऐसी भाषा में जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। इसे बूस्ट्रोफेडन लिपि कहते हैं, और ये नाम इसे इसलिए मिला क्योंकि इसे लिखने का तरीका बहुत ही अनोखा था। देखिए, लिखने वाला पहली लाइन लिखता था दाएं से बाएं, फिर अगली लाइन बाएं से दाएं, फिर अगली दाएं से बाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई किसान खेत में हल चलाते हुए एक लाइन पूरी करके दूसरी शुरू करता है ना कमाल का तरीका। पर इसमें लिखा क्या है ये हम आज तक नहीं जानते। तो अब ये पूरी कहानी जुड़ जाती है। गणेश्वर, जिसने ब्रॉन्ज एज के लिए कच्चा माल यानी तांबा मुहैया कराया, और कालीबंगा, जिसने उस तांबे का इस्तेमाल करके शहरी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और कल्चर का एक नया ही चैप्टर लिख दिया। तो अंत में बस एक सवाल रह जाता है, ये लिपि, ये भाषा 4000 सालों से चुप है, खामोश है। जरा सोचिए, जिस दिन हम इसे पढ़ना सीख गए, जिस दिन हम इसकी आवाज सुनना सीख गए, ये हमें क्या बताएगी? प्राचीन भारत के कौन कौन से अनकहे राज खोलेगी? शायद तभी हमें इन लोगों की असली कहानी पता चलेगी।